आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। इसी दौरान दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट के मंत्री बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी। आपको दिखाना चाहेंगे, तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री पहुंचे थे आवास पर। करीब 16 मुद्दों को लेकर के कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। करीब 30 से 40 मिनट तक कैबिनेट की बैठक चली है। इसमें तमाम सारे देखिए मंत्री जो निकल करके जा रहे हैं कैबिनेट की बैठक से शामिल होकर के, जो अहम प्रस्ताव से उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो प्रस्ताव पास किए हैं। अब देखना ये होगा कि वो आखिर कौन से प्रस्ताव थे, किन किन बुंदियों पर लेकर के जो कैबिनेट की बैठक हुई उस पर चर्चा हुई है। सामने जो मंत्री थे वो अब निकल रहे हैं। अब यहाँ से सीधे लोक भवन जाएंगे, जा करके ब्रीफिंग करेंगे कि जो प्रस्ताव पास हुए थे उसको किस तरह से जनता तक पहुँचाने का काम कैबिनेट की बैठक में किया गया है। वीडियो हरी साहब, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि आग में जान गंवाने वालों में अधिकांश विदेशी नागरिक शामिल हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया था। वहीं पुलिस, दमकल विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि आग में जान गंवाने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियों को मौके पर लाया गया। पुलिस, दमकल विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों में कई विदेशी नागरिक हैं और उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि की जा रही है। ये सुबह 8:50 पर हमें कॉल मिली थी। 8:51 पर हमने गाड़ियों को टर्न आउट कराया था। इनिशियली जो है हमने 7 गाड़ियां टर्न आउट कराई थी, लेकिन जैसे कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी आने की हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हमने व्हीकल्स को बढ़ाया, ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया। और जो हमारी टीम सबसे पहले पहुंची है वो आती फायर फाइटिंग और रेस्क्यू के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो गई थी। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली किए गए हैं इस ऑपरेशन के अंदर। और हमने शुरू में 6 कैजुअलिटी हमने बेसमेंट से निकाली थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आग को बुझाते चले गए, हम ऊपर की फ्लोर्स पे गए और ऊपर की फ्लोर्स पे भी हमने जो है आदमियों काफी कैजुअलिटी निकाली है। टोटल 37 हमने यहाँ से कैजुअलिटी रिमूव करी। हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 12:12 पे खत्म हो चुका है। टोटल 47 लोग रेस्क्यू किए गए हैं वहाँ से, जिसमें से 21 लोगों की डेथ हुई है और 26 लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। हादसे के बाद मालवीय नगर में हड़कंप मच गया है। राहत एवं बचाव अभियान अब भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां घटनास्थल पर मौजूद हैं, ताकि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में चर्चित सूर्या हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पिंकी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद और मदरसों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यही आतंकवादियों का अड्डा है, वहीं से हिंदू को मारने की रणनीति तैयार होती है। पिंकी चौधरी ने कहा कि योगी जी मेरा आह्वान है, चाहे जितने भी बुलडोजर लगे, दारुल उलूम को समाप्त कर देना चाहिए। अभी से एक बात कहता हूं, दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है, वहीं से हिंदू को मारने की रणनीति तैयार होती है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद पर
योगी जी से मेरा आह्वान है कि उसको वहां जितने भी बुलडोजर लगे दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए, उस दिन हिंदू मरना, कटना, लव जिहाद में फंसना बहन बेटियों का सब ठीक हो जाएगा। कोई हिंदू को नहीं मार पाएगा, कोई बहन बेटियों को नहीं भगा कर ले जाएगा। जिस तरीके से ये जिहादी जुम्मे की नमाज करने के बाद हिंदू को मारने की मंशा अपने दिमाग में पालते हैं, और जिस तरीके से बकरा ईद जो है इसके बाद इन्होंने जिस तरीके से हमारे सूर्य चौहान को उसी तरीके से तड़पा कर मारा है, ऐसे लोग जड़ से समाप्त होने चाहिए। जितने जालीदार टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, ये लोग जितने भी मस्जिद मदरसे से निकलते हैं, इन लोगों को ठीक करने के लिए मस्जिद मदरसे सब समाप्त करने चाहिए। और मैं कह रहा हूं, जिहाद मुक्त खोड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने की इंडिया वॉइस से खास बातचीत। गाजियाबाद में हुई घटना को लेकर सुनील शर्मा ने कहा कि जितने भी आरोपी हैं सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश विकास और खुशहाली के रास्ते आगे बढ़ रहा है। वहीं केंद्र में जब से मोदी सरकार, तब से जनता के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं और योजनाओं का लाभ जनता को भी मिल रहा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद। सर, गाजियाबाद में जो घटना हुई है, आपने भी उसकी निंदा की है, जिस तरह से सूर्या की हत्या की गई, क्या कहेंगे उस पर? सूर्या की हत्या एक खराब मानसिकता, या यूँ कहो कि कुछ लोगों की बिगड़ी हुई मानसिकता के कारण हुई है। लेकिन उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब योगी जी का राज है, ये सब नहीं चलेगा। एक एक अपराधी पर कार्रवाई होगी। एक अपराधी जो मुख्य अपराधी था, उसमें पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उनकी अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। खोड़ा में हमारी सरकार ने, जिला प्रशासन ने तय किया है कि वहाँ एक बिल्कुल सारे अपराधियों का हम परीक्षण करा रहे हैं, कौन कौन वहाँ लोग रह रहे हैं, और एक संयुक्त अभियान बना करके, टीम बना करके वहाँ सारे उसका खोड़ा का निरीक्षण होगा। कुछ अवैध मदरसे चल रहे थे, उनको भी सील किया गया। सर, सूर्या की मां ने कहा है कि जो असद आरोपी था, जिसका इनकाउंटर हुआ था, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। देखिएगा, असद तो किराए पर रहता था, तो बुलडोजर हम उसी मकान पे चलाते हैं जो सरकारी संपत्ति पे हो, अवैध संपत्ति पे हो। हाँ, ऐसे एक दो मकान चिन्हित किए गए हैं, उनको नोटिस दिया गया है, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में लगातार कानून की अगर बात की जाए, इनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो बाहर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, ऐसे में लगातार विपक्ष सवाल उठाता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ बढ़ा है। हाल ही में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनका करीबी निकला है। समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश माफियाओं के चंगुल में था, अपराधियों के चंगुल में था। हमारी सरकार ने आने के बाद संगठित अपराध को समाप्त किया है। अगर कोई अपराध करता है तो उसे उसकी सजा मिलती है, दंडित होता है, पुलिस कठोर कार्रवाई करती है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में ये कार्य लगातार चलेगा। अब समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी रही है, तो उनके बयान कोई अच्छे तो आ ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि छुर्रेबाजी, दोस्ती में छुर्रेबाजी नहीं चलेगी, अगर कोई इस तरह का करता है तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कार्रवाई हुई है, कार्रवाई दिख भी रही है। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। सर, कल 8 तारीख को विपक्ष इंडिया गठबंधन बैठक करने जा रहा है, उसको सर बीजेपी की तरफ से किस तरह से देखा जाए? इंडी गठबंधन है कहाँ? इसकी हवा निकल चुकी, खत्म हो चुका है। बिहार में खत्म, बंगाल में खत्म, महाराष्ट्र में खत्म, इंडी गठबंधन लिए फिर रहे। खामोखा जिन लोगों का कोई वजूद बचा नहीं है जनता के बीच में, जो जनता में जिनका पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुके हैं, वो करते रहो बैठक अपने घर में। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उत्तर प्रदेश में 2027 में
2017 से अधिक सीटें ला करके अपनी सरकार बनाएगा। सर 27 का चुनाव हो, ऐसे में किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी? कुछ विधानसभा में पिछली बार देखा गया था, वहाँ पे हार मिली थी, तो इस बार उन सीटों पर किस तरह का फोकस रहेगा? बहुत साफ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, किसी को भ्रम नहीं फैलाने दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, काम किया है, उत्तर प्रदेश की तरक्की की है, सुदृढ़ कानून व्यवस्था दी है, 3 करोड़ से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष और 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के योगी जी की सरकार ने दिया है। हम अपने काम के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे और भारी संख्या में जीत करके आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल कार्यकाल पूरा हो चुका, उनके द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं को 5 तारीख से बीजेपी गांव-गांव जाकर के बताने का कार्य करेगी। कौन से ऐसे कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से गांव-गांव जाकर? वो हर जनपद में जाएंगे, वहाँ की पत्रकार वार्ता होगी, केंद्र के, प्रदेश के, स्थानीय सारे कार्यों की चर्चा होगी। ये वृहद कार्यक्रम है, इस विषय में पार्टी ने भी ब्रीफिंग की है, सरकार ने भी ब्रीफिंग की है। तो आप जिलों में जाएंगे, वहाँ चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी, वहाँ चौपालें भी होंगी, वहाँ मीडिया से बातचीत भी होगी, वहाँ मोदी जी की और योगी जी के द्वारा जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है उसकी समीक्षा भी की जाएगी। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2017 से ज़्यादा 2027 में सीटें जीत करके एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद बतन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर की ओर, यूपी में अपनी जमीन को और मजबूत करने को लेकर समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जहां बैठक कर बेरोजगारी, महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं पीडीए को आधार बनाकर जनता के बीच में जाने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के माती में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी जिलाध्यक्ष अरुण कुमार यादव, बबलू राजा के नेतृत्व में सपा के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। साथ ही सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने पूर्व सांसद राजा रामपाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की और जमकर सरकार पर निशाना साधा। देश और प्रदेश में चल रही है, वहाँ पीडीओ के लोगों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करके, चाहे हमारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला हो, तमाम ऐसी भर्ती जो हुई है, जो हमारे पीडीए के लोगों के साथ घोटाला किया गया है, हर भर्ती में चाहे ओबीसी समाज के लोग हों और चाहे हमारे दलित समाज के लोग हों, उनके साथ प्रदेश सरकार की भर्तियों में खुले तौर पर उनका आरक्षण लूटा गया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो पीडीए के महानायक हैं, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को जनपद में सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रेस वार्ता के लिए निर्देश दिया है। उसके तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर के जो हमारे पिछड़े समाज के लिए, हमारे दलित समाज के लिए नौकरियों में घोटाले हुए हैं, उसके लिए हम लोग बड़ा प्रदर्शन करने के लिए इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश और नौजवानों के प्रति जो नफरत पैदा हुई है, किसानों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया है सरकार ने, उसके खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतर करके बहुत जल्दी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। एंटी करप्शन टीम ने बस्ती सदर तहसील में तैनात कानूनगो अशरफी लाल को गिरफ्तार किया है। टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में यह कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल मामले में एंटी करप्शन विभाग की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। बस्ती में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई देखने को मिली।
कौशाम्बी में घर के बाहर आम के बाग में एक युवक ने अवैध तमंचे से खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक को खून से लथपथ देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी के अनुसार युवक की आत्महत्या का कारण कर्ज में डूबना बताया जा रहा है। युवक की पहचान महेंद्र प्रताप सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले में सभी एंगल से जांच कर रही है। पूरा मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के ऊनो गांव का है। अपने घर से किसी काम आम के बाग में जाते हैं, उसके बाद अपने आप को सीने में गोली मार लेते हैं। फिलहाल जैसे आसपास लोगों को सूचना मिलती है, मौके पर परिजन पहुंचते हैं और आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। यहाँ इसमें हमारी मौजूदगी जिला मेडिकल कॉलेज में, जहाँ उनको ले आया जाता है। उसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल मृत घोषित कर दिया है। परिजन वहां पर मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस समय हमारी मौजूदगी उसी जिला मेडिकल कॉलेज में, जहाँ उनके परिजन रिश्तेदार मौके पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल वहीं पर मौके पर पूर्व प्रधान ने बताया कि वो कर्ज में डूबे हुए थे और इसके अलावा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जहां उनका मेदांता में उनका इलाज भी चल रहा था। और फिलहाल सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और जहां वो लल्लूहान घायल होते हैं, वहीं बगल में उनके 315 बोर अवैध तमंचा भी प्राप्त होता है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वॉइस। ठाकुर और ये बीमारी से ग्रसित था आज 1 साल से। ये वेदांता में इलाज कराया, पीजीआई में कराया और ठीक नहीं हुआ। 25-30 लाख रुपए इसने खर्च किया और वापस आया, वहाँ से घर में रहने लगा। ये इसका एक लड़का, 2 लड़के हैं, एक लड़का राज है, एक लड़का बेटू करके है, पत्नी इसकी इलाहाबाद की है, अच्छे परिवार से हैं। ये ग्लान में गोली मारा अपने से। मेरा तो यही कहना है भाई कि इसको किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा वाला लड़का था भी नहीं। किसी से न कुछ का गाँव में मोहल्ले में किसी से कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं हुआ कभी आज तक। तो केवल जो कर्ज में डूबा था। ये अपनी लाइसेंसी से मारा है कि क्या? नहीं, 315 बोर का कट्टा, डेड बॉडी से 2 मीटर दूर इसका तमंचा पड़ा है, कट्टा। मेरा नाम है धीरेन्द्र गर्ग, पूर्व प्रधान ऊनो। उन्नाव जेल में बंद एक आरोपी की इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। जेल में बंद आरोपी राहुल निषाद पर दुष्कर्म का आरोप था। जानकारी के अनुसार 3 जून को जेल में आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल से वाराणसी रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही और साजिश का आरोप लगाया है। मेरी शाम तक बात हुई है राहुल से, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। विरोधियों की साजिश से उसकी निर्मम हत्या कराई गई जेल के अंदर। हमको तो बताया ही नहीं गया। यहाँ भी उसको रखा गया 2-2 महीना। पंकज मिश्रा, जेल अधीक्षक पंकज सिंह, उन्होंने 2 महीना रखा तन्हाई में। 2 महीना इतना टॉर्चर किया, केवल मतलब विरोधियों से मिलके। उस पे 3-3, 4-4 76 लिखवाए गए, 11-12 76 लिखे हैं, केवल विरोधियों की जांच से। मेरी एक ही अब जांच है, सारी लड़कियों की कॉल डिटेल की जांच की जाए और मेरे विरोधियों की जांच की जाए। सारी जांच है गलत, सारी जांच है गलत। हाँ, गंगा घाट। अभी सो हमको कहीं नहीं मिला। अभी हमको 12:14 पे एक कॉल आती है कि आपके राहुल नहीं रहे। वो मुझे नाम नहीं, अज्ञात नंबर है। नहीं, वो कॉल आई बनारस से। बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग को नया नेतृत्व मिल गया है। फर्रुखाबाद के ACMO डॉक्टर रंजन गौतम ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह जिम्मेदारी उन्हें पूर्व CMO डॉक्टर अवधेश कुमार यादव के स्थानांतरण के बाद सौंपी गई है। पदभार ग्रहण के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग में उत्साह का माहौल देखने को मिला। डॉक्टर गौतम के स्वागत में चिकित्सकों, फार्मासिस्ट संगठनों और समाज सेवियों ने पुष्पगुच्छ भेंट किए। फर्रुखाबाद में उनके कार्यकाल के दौरान जनहित में किए गए कार्यों के कारण उनकी लोकप्रियता रही, जिसके चलते वहां का स्टाफ उन्हें बाराबंकी तक छोड़ने पहुंचा। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर गौतम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता CSC और PSC की स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों को बेहतर बनाना है।
चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार गौतम जी। सर आपका 12 मिनट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर आपने ज्वाइन किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी स्वास्थ्य विभाग? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जनपद वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जो मुझे सरकार ने जिस पद पर तैनात किया है वह जिम्मेदारियों का पद है और मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँ, जन जन तक जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको पहुँचाऊँ और पूरी मनोयोग के साथ मेरे चिकित्सक काम करें। मैं उसकी अच्छी से संप्रेक्षा और प्रॉपर मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन कराऊँ। इस बात का भी ध्यान रखूँ कि लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं नहीं मिल रही, प्रॉपर एडमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोल्ड चेन रूम प्रॉपरली वर्क, कोल्ड रूम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, अस्पताल में प्रॉपरली साफ़ सफाई है कि नहीं, डॉक्टर समय से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, मेरी एम्बुलेंसेस वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ऑन रोड हैं। तो इन सभी व्यवस्थाओं का मैं पूरा ध्यान रखूँगा और जो तथ्य मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाए जा रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल या झोला छाप या क्वैक्स या ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर पंजीकृत चिकित्सक के नाम से तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, आई विल डेफिनेटली टेक केयर एंड गिव द बेटर सर्विसेज। सर एक आम जनता की शिकायत रहती है कि डॉक्टर से CBSE और स्टाफ समय से नहीं पहुंचता, इसके लिए आपका? मैं अपने भ्रमण चालू करूंगा और मेरे भ्रमण रात्रि भ्रमण ज़्यादा होंगे जिससे कि मैं ये सुनिश्चित कर पाऊँ कि चिकित्सक वहाँ समय से पहुँचकर मरीजों को देख रहे हैं और उनको उचित उपचार कर। हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार बात कर लीजिए। इंडिया वॉइस के लिए राहुल मौर्य, 12 मिनट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।